गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका के अंतर्गत एकांकी विधा के रूप में लिखी गई रचना रीढ़ की हड्डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से जगदीश चंद्र माथुर ने इस पाठ के अंतर्गत विवाह को व्यावसायिकता बताने के ऊपर व्यंग्य किया है। साथ ही लड़की को प्रदर्शन योग्य वस्तु मानने से भी मना किया है, क्योंकि लड़के वाले जब लड़के को देखने के लिए जाते हैं तो उससे तमाम तरह के सवाल करते हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। क्या लड़की का मन नहीं होता जो ऐसा करने के बाद मर जाता है? क्या लड़की को अपनी इच्छा से विवाह का अधिकार नहीं होता? लड़का लड़की की शारीरिक व्यक्तित्व के साथ साथ चारित्रिक व्यक्तित्व का भी अवलोकन करना चाहता है, और लड़की के विवाह में ऐसे परंपरावादी, दकियानुसी या रूढ़िवादी विचारधारा को धारण करने वाले लोग खूबसूरती को महत्व देने लगते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही गोपाल प्रसाद और उसके पुत्र शंकर के द्वारा किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत बाबू रामस्वरूप के बारे में जाना, उनकी अपनी पत्नी प्रेमा से क्या बातचीत होती है और शंकर से क्या बातचीत होती है, उन्होंने मेहमानों का स्वागत किस प्रकार से किया, फिर गोपाल प्रसाद और शंकर के लिए रामस्वरूप के द्वारा चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें चाय और खूबसूरती के ऊपर भी चर्चा आई। अब बात कर रहे थे हम लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि जब गोपाल प्रसाद लड़की की आंखों पर चश्मा देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में लड़की के चश्मा लगा हुआ होना भी एक अपराध है। यहाँ पर पिता की विवशता को भी बताया गया है रामस्वरूप जी की को, कि किस प्रकार से सामाजिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए, विवाह जैसी परंपरा को निभाने के लिए उन्हें स्त्री शिक्षा के विरोधी न होते हुए भी अपनी स्त्री की उच्च शिक्षा को छुपाना पड़ता है। अब बात करते हैं हम पेज नंबर 38। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, चश्मा देख करके वो क्या कहते हैं, ये कहीं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, क्योंकि रामस्वरूप क्या करते हैं, उसके चश्मे की बात को आंखें दुखने की बात कह करके संभाल लेते हैं। रामस्वरूप कहते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। तो गोपाल प्रसाद उसकी इस बात से विश्वास करते हुए संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में कहते हैं बैठो बेटी। तब रामस्वरूप अपनी पुत्री को आदेश देते हुए कहते हैं कि वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास, और पिता का आदेश प्राप्त करके पुत्री उमा बैठ जाती है। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? तो रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। मतलब यहाँ पर देखिए, अभी तक पुत्री ने बोलना प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पुत्री का एक अन्याय का विरोध करते हुए, अत्याचार का विरोध करते हुए आक्रोशित स्वरूप प्रकट किया जाएगा, इसलिए पुत्री को प्रारंभिक अवस्था में बोलते हुए नहीं दिखाया गया है, क्योंकि पुत्री अगर बोलेगी तो माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और वो लड़के वाले वहाँ से चले जाएंगे, जो हम पाठ के अंत में देखेंगे। अब निरंतर पिता का आग्रह होता है और उमा सितार उठाती है। यहाँ पर दृश्य को आप देखो ब्रैकेट में बंद करके बताया गया है। थोड़ी देर बाद वो मीरा का मशहूर गीत गाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, मतलब वो उस गाने में खो जाती है। यहाँ तक कि गाते गाते उसका मस्तक उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेपती हुई सी
आँखों से मिल जाती है और गाते गाते वो एक साथ रुक जाती है, क्योंकि वो शंकर को पूर्व में भी जानती है कि उसका चारित्रिक पतन है, वो किस प्रकार से चारित्रिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है। तब रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। तो उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बातचीत में बैठने को तैयार नहीं होती। तो गोपाल प्रसाद उसे रोकते हैं और कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा चुप रहती है। मतलब ये देखिए, अब लड़की की हर बात की जानकारी प्राप्त की जा रही है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर भी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। रामस्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी हैं। मतलब हर बात में रामस्वरूप अपनी पुत्री का समर्थन करते हुए बताए गए हैं, जबकि गोपाल प्रसाद चाहता है कि लड़की बोले, ताकि उसके बोलने का भी पता चल सके कि कहीं लड़की गूंगी तो नहीं है या बोलने में हकलाती तो नहीं है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। तो उमा फिर चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे से खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, अधीर अर्थात बेचैन, और रामस्वरूप शक पकाते हैं कि उमा इनको जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो रामस्वरूप कहते हैं, जवाब दो उमा। तो गोपाल प्रसाद से, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत सारे जीते हैं। जब बार बार पिता उत्तर देता है तो गोपाल प्रसाद को क्रोध आता है और वो आवेश में जरा रूखी आवाज़ में क्या कहता है, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो रामस्वरूप अपनी पुत्री को कहते हैं, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो ठीक वो ले लेता है, अच्छा है, वरना उसे वहीं पर छोड़ दिया जाता है। ठीक आज हमारे समाज में भी लड़की की यही स्थिति देखने को मिलती है। जब लड़की का विवाह होता है तो लड़के वाले आते हैं और वह तय करते हैं कि लड़की को पसंद करना है या नापसंद करना है। तो लड़की क्या बन करके रह जाती है, एक प्रदर्शन योग्य वस्तु बन करके रह जाती है, और जब कोई उसे रिजेक्ट कर देता है या मना कर देता है तो उसका मन टूट जाता है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उमा उमा। तो उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदता है। गोपाल प्रसाद ताव में आ जाते हैं और ताव में आकर कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। मतलब उमा की इस बात ने क्या किया, उसके शिक्षा को खोल दिया कि वो कॉलेज में पढ़ी है और हॉस्टल में रही है। तो शंकर जब अपने चारित्रिक व्यक्तित्व का उपहास होते हुए देखता है, उसकी कमियां सामने आने लगती है, तो पिता को उठकर चलने के लिए कहने लगता है। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। अब रामस्वरूप चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बात बना रहे थे वो बात बिगड़ जाती है। उमा कहती है कि जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक करके कायरता दिखाइए। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सही बात है कि लड़की का शिक्षित होना कोई अपराध नहीं है, और लड़के की कमी भी सामने आ जाती है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुँह छिपा कर भागे थे। कहने का मतलब ये है
कि लड़का पकड़ा गया और लड़के को अपमानित होना पड़ा। रामस्वरूप उमा को चुप होने के लिए कहते हैं, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, लाइए मेरी छड़ी कहाँ है। जब अपने पुत्र की कमियां सामने आने लगी तो वो शिक्षा की बात को बहाना बनाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है और रामस्वरूप के ऊपर आरोप करता है कि आपने मेरे साथ दगा किया है। मैं चलता हूँ, बेंत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास। ओफो, गज़ब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। तब उमा कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। अब यहाँ पर उसकी शारीरिक कमजोरी की ओर संकेत किया गया है, यानी बैकबोन बैकबोन। अब इतनी बात पर बाप और बेटे दोनों के चेहरे रोने जैसे हो जाते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, क्योंकि लड़के की पूरी तरह से इज्जत ख़त्म हो गई। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना होता है और प्रेमा कहती है, उमा उमा रो रही है। तो यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं और रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। ये बात को मजाक में प्रकट किया गया है। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से एकांकी का समापन होता है। धन्यवाद।